वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले पिछला पार्ट का लेक्चर जो आज हमने कंटिन्यू करने वाले थे। क्या था? डोमेन एंड डेटा डिपेंडेंसी, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन हम लोग शुरू करने वाले हैं। शुरू करते हैं। और तो कुछ करना नहीं। हाँ, फर्स्ट इज डोमेन डिपेंडेंसी क्या होता है। तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे कि डोमेन, पहले डोमेन फिर डेटा, तो एक्चुअली हम ये जो अभी पढ़ने वाले डोमेन एंड डेटा डिपेंडेंसी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कब पढ़े? पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कैसे? डोमेन डिपेंडेंसी क्या होता है मैंने आपको बताया था। डोमेन डिपेंडेंसी याद आ रहा है कुछ? अगर हमारे पास एक स्टूडेंट का, अगर एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट मान लेते हैं, और एक टेबल है कोर्स का, ठीक है? स्टूडेंट का टेबल है, कोर्स का टेबल है। तो इस स्टूडेंट के टेबल में हम लोग क्या क्या नाम, मतलब स्टूडेंट, यार सिंपल, बहुत सिंपल, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है और एक रोल नंबर का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में सिर्फ नेम हम लोग डाल सकते हैं। लेट्स से स्टूडेंट नेम है तो नेम डाल सकते हैं। नेम किस में होगी? स्ट्रिंग में होगी। और जो रोल नंबर है उसे हम लोग नंबर में डालेंगे। नंबर मीन्स 1 2 3 या 64 46 50 50 65, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये इंटीजर में डालेंगे, ये नेम में डालेंगे, ये स्ट्रिंग में डालेंगे। तो ये एक तरह से डिपेंडेंट हो गया ना, कि सिर्फ इंटीजर, एक एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में इंटीजर जा सकता है, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में सिर्फ नंबर जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, डोमेन डिपेंडेंट हो गया है यहाँ पर। इस केस में हम इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन डिपेंडेंसी। दिस इज डिपेंडेंसी इन द डोमेन। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, या रीडिंग क्या ही करोगे, मतलब समझ सकते हो क्या लिखा है। डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोर्स आईडी, अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोर्स आईडी पता हो और कोर्स का नाम पता हो, तो हम उसे कोर्स आईडी और कोर्स पता हो कि किस चीज़ का कोर्स है, तो हम कोर्स का नाम और कोर्स के क्रेडिट्स बता सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कोर्स आईडी पता हो, तो हम कोर्स का नाम और कोर्स दोनों बता सकते हैं। यानी कि हमें कोर्स आईडी तो पता ही था, साथ में कोर्स भी पता हो तो भी हम वही काम कर सकते हैं, और कोर्स आईडी पता हो तो भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं। यानी कि एक फील्ड में भी हमें हमें सेम काम किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक और डिपेंडेंसी है, डेटा डिपेंडेंसी। कि अगर हमारे पास पता है कि हमारे हम एक डेटा में हमारा काम हो सकता है, तो हम दूसरा डेटा क्यों फाइंड करें बेकार का। तो ये डिपेंडेंट हो गया है। डेटा डिपेंडेंसी के एग्जांपल ये भी है। तो आप ये भी देख सकते हो कि इट अकर्स व्हेन द डेटा ऑफ वन टेबल इज रिलेटेड टू द डेटा to the data of another table. It implies knowing the value of certain attribute on the table uniquely determines the value of other attribute in the same data tables. Definition है, याद कर लेना, keywords इसमें definition में। Next, what we are going to study, there are types of dependency. What are the types of dependency? There are basically four types of dependency. First is functional dependency, second is transitive dependency, third is multi-value dependency, and fourth is joint dependency. Clear? So फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ने का ट्राई करता हूँ। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? इट इज बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। इसमें ये इस टाइप में, लेट्स सपोज ए बी इज डिपेंडेंट टू सी, सी इज डिपेंडेंट टू डी ई, ए इज डिपेंडेंट टू एफ एंड ई इज डिपेंडेंट टू एफ। इसमें जो भी रिलेशंस दिए हुए हैं, ये रिलेशंस ही तो है, ये रिलेशंस दिए हुए हैं। इस रिलेशंस को हम लोग अगर डिपेंडेंसी की तरफ से देखना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं इस ए बी, ये ए बी किससे किससे डिपेंडेंट है, यानी कि ए बी का क्लोजर, इसे बोलते हैं क्लोजर निकालना। तो अगर हमें जब भी डिपेंडेंसी फाइंड करनी हो किसी चीज की, अगर क्वेश्चन में आगे ए बी की डिपेंडेंसी फाइंड करो, तो ए बी का क्लोजर निकालो। क्लोजर किससे होगा? तो ए बी तो खुद पर ए बी तो होगा ही, ए बी का ए बी होगा ही। फिर ए बी इज डिपेंडेंट टू सी, तो सी होगा। सी डिपेंडेंट टू डी ई, तो डी लिख दिए। और आगे एफ भी, तो ए इज ऑल्सो डिपेंडेंट टू एफ, तो ए इज ऑल्सो डिपेंडेंट टू एफ, तो एफ भी आ गया। तो ए बी सी डी ई एफ, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे के सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए। तो ये कंप्लीट डिपेंडेंसी शो कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, बहुत सिंपल है। इफ ए if A determines B and B determines C, then A definitely determines C. This is transitive relation या transitive dependency. थर्ड इज मल्टी वैल्यूड। अगर ए बी को डिपेंडेंट कर रहा है, बी ए बी सी को कर रहा है और ए डी को कर रहा है, तो ए बी सी डी को भी करेगा, चारों को करेगा। और फोर्थ इज जॉइंट डिपेंडेंसी। जॉइन बेसिकली क्या होता है, इसमें लिखा होता है शायद, हाँ, जॉइन क्या होता है? इन्वॉल्व्स मल्टी टेबल इन द रिलेशनशिप, मल्टीपल टेबल इन द रिलेशनशिप। मतलब बेसिकली क्या होता है जॉइन का कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारे पास एक टेबल है और दो टेबल है हमारे पास, लेट्स सपोज स्टूडेंट का टेबल है, एम्प्लॉयज का टेबल है, और हमें चाहिए एक क्वेरी चलाए हम सिलेक्ट करके, उसमें हम चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट के टेबल से भी डेटा चाहिए और एम्प्लॉयज के टेबल से भी डेटा चाहिए। तो हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन अलग, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ज्वाइन कितने तरह के होते हैं, कैसे करते हैं ज्वाइन।
तो आप इतना समझो कि हम दोनों के टेबल्स को एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं, दोनों के टेबल्स के डेटा को। उस कंडीशन में हम जॉइन की हेल्प लेंगे, जॉइन की हेल्प लेंगे। दिस इज नॉन एज जॉइन डिपेंडेंसी। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं, जॉइन डिपेंडेंसी, डेटा डोमेन डिपेंडेंसी के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने तीन तीन एक्सियम्स दिए। पहला था रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा था आर्ग्यूमेंट आर्ग आर्ग आर्गमेंटेशन, तीसरा था ट्रांजिटिविटी। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी लो है ऑलरेडी, मैं सुबह से शूट कर रहा हूँ वीडियोस। तो पहला रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिविटी ये बोलता है कि ए इज if A tends to B, अगर इस टाइप पे सिंबल है, if A tends to B, then A is functionally determines B. Second is augmentation. If A is dependent to B, functionally dependent to B, तो अगर अगर एक Y एक एट्रीब्यूट सेट है, कोई भी एट्रीब्यूट सेट है, तो A Y functionally dependent to B Y. It is clear? What is transitive? अगर A B से डिफाइन कर रहा है, सेम पढ़ चुका है जो सेम है, और B C को कर रहा है, तो A C को करेगा। हार्ड एंड फास्ट, नो रूल, तीन रूल्स खत्म। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये तीन आ सकते हैं। अब क्या हुआ कि ये जब एग्जाम्स आए, ये एग्जाम्स को देख के कुछ सेकेंडरी रूल्स भी हमने डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्स, और वो फंक्शनल डिपेंडेंसी की कैटेगरी में आ गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ रूल्स, क्या क्या रूल्स है, पहला यूनियन रूल, दूसरा कंपोजिशन रूल, तीसरा डिकम्पोजिशन रूल, चौथा सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल, और फिफ्थ इज एक्सटेंसिविटी रूल। आप ये कहीं ना कहीं पढ़, A tends to B and A tends to C, then A tends to BC. Composition rule, A tends to B. So, union rule basically means addition. If A tends to B and A tends to C, then A tends to BC. Clear? Composition rule, if A tends to B and X tends to Y, then A into X tends to B into Y. It is clear? Next, decomposition rule, if A tends to BC, then A must be tends to B and A must tends to C. Decomposition rule. This is self-determination rule. If A basically means reflexivity. अगर जो रिफ्लेक्सिविटी शो करता था वही ये सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल भी फॉलो करेगा। एंड फिफ्थ इज एक्सटेंसिविटी। एक्सटेंसिविटी क्या है, ट्रांजिटिविटी की एक्सटेंशन। मतलब ट्रांजिटिविटी अगर एक ऑपरेशन में होता तो ये दो ऑपरेशन में होगा। मतलब इफ ए टेंस टू AC टेंस टू A एंड A टेंस टू B, देन AC टेंस टू B भी होगा। एक और एग्जांपल नहीं समझ में आया, इफ AC टेंस टू ABC है, इफ AC टेंस टू ABC है और ABC टेंस टू BC है, तो AC और ABC भी टेंड करेगा एक दूसरे को, फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो कमेंट कर दो हाँ क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो को। सॉरी फॉर द हार्श कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म। आई थिंक सो, यस, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती है। सो अब बात आ गया कि हमने सब कुछ सीख लिया कि कैसे कैसे क्या करते हैं। अब हमें सीखना है कि नॉर्मल फॉर्म्स, अब हम चाहते हैं कि डेटा को हम नॉर्मलाइज कर सके। मतलब रिलेशन में आया, अगर कोई डेटा, पूरी दुनिया भर में डेटा कलेक्ट किया गया है, अब कुछ डेटा के कुछ पैरामीटर्स बनाए गए कि इन पैरामीटर्स में हमें डेटा को सॉर्ट करना है, सो दैट उस डेटा को जब हम एक्सक्रीट, जब उस डेटा को जब हम यूज करें, जब उसे हम जब हम उसे अपने परफॉर्म करें, उससे ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो उसको उसमें मिनिमम रिडंडेंसी रहे, उसमें डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, उसमें कोई भी एलिमिनीज एनोमलीज नहीं हो। टू एलिमिनेट एनोमलीज वी यूज नॉर्मल फॉर्म्स। तो इसमें कितने नॉर्मल फॉर्म्स है अपने पास? अपने पास 6 नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। सो पहला नॉर्मल फॉर्म है, ऊपर ऊपर से बताता हूँ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज, आप थ्योरेटिकल है पूरा कॉन्सेप्ट, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, आप इसे बस एक बार याद कर लो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इट इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए और उसका यूनिक नेम होना चाहिए। सेकंड इज 2NF, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इसमें कि जो भी की होती है प्राइमरी की, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमें उसको स्पेसिफाई करना है, और नॉन एट्रीब्यूट की को हम लोग से पार्ट करना है। थर्ड इज 3NF, इसमें 2NF के सारे फीचर्स होने चाहिए, 2NF में 1NF के सारे फीचर होने चाहिए। और BCNF इज अ स्ट्रिक्ट, मतलब 3NF से भी ज्यादा स्ट्रिक्टर है ये, मतलब उसमें 3NF के सारे पार्ट्स तो होने चाहिए, प्लस एडिशनल चीजें भी होनी चाहिए। आप इसे रीड कर लेना, बेसिकली पूरी थ्योरी है नॉर्मलाइजेशन, इसमें सब कुछ रिटर्न है। नेक्स्ट इज डेटा प्रिवेंशन, डिपेंडेंसी प्रिवेंशन, कि डिपेंडेंसी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डिपेंडेंसी प्रिवेंशन।
तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे हम डेटा डिपेंडेंसी को प्रिवेंट प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिवेंशन है तो प्रिजर्वेशन है, सॉरी, डेटा प्रिजर्वेशन। तो फर्स्ट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन में पहले क्या है कि पहले जो हमारे जितने भी एफडी है, जितने भी डिपेंडेंसीज है, उन डिपेंडेंसीज को हम प्रोसेस करेंगे। उन डिपेंडेंसीज को हम पहले नॉर्मलाइज करेंगे, 1NF 2NF 3NF फॉर्म में चेक करेंगे कौन से फॉर्म में है वो, चेकिंग द डिपेंडेंसी किस फॉर्म में उसको चेक किए। फिर उसमें कॉमन डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम लगाए, BCNF या तो 3NF या जो भी उसमें लगेगा वो लगाए, और उसके लगाने के बाद उसको हम लोग सीधा अप्लाई किए, ट्रेड ऑफ किए। बेसिकली यही है, ये भी पूरी थ्योरी थी, आप पढ़ सकते थे। नेक्स्ट इज लॉसलेस डिजाइन। लॉसेस डिजाइन क्या है कि अगर आपको नॉर्मलाइज करने बोल दिया जाए और उसमें लॉसेस डिजाइन, बेसिकली अगर आप कोई भी रिलेशन को, व्हेन वी डिकम्पोज अ रिलेशन ऑन अ टेबल इनटू स्मॉलर रिलेशंस, इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल रिलेशन मस्ट बी प्रिजर्व विदाउट एनी लॉस। अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई रिलेशन दिया हुआ है A टेंड्स टू BC, विद एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगा, A टेंड्स टू B भी होगा और A टेंड्स टू C भी होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये होगा ना, ये दोनों सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट करने के बाद हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों को यूज करके हमारे पास ये वापस आना चाहिए। अगर ये वापस आ रहा है तो ये अपना जो भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसको बोलेंगे लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ये लॉसलेस नॉर्मलाइजेशन, इट इज प्रोसेस, इट इज पार्ट ऑफ डेटाबेस डिकम्पोजिशन। ये लॉसलेस हुआ है, यानी कि जो भी स्टेप है उसे हम लोग प्रीवियस डिराइव कर सकते हैं, तो वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन कहलाता है। ये इसके स्टेप से कुछ कैसे कैसे करना चाहिए थ्योरेटिकल में पूरी तरह से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारे लॉसेस डिकम्पोजिशन के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, पूरी की पूरी क्वेरी प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। एक लेक्चर में ये कवर करेंगे, एक लेक्चर में ये दोनों कवर करेंगे। इसके साथ हमारा पूरा क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। योर फीडबैक विल बी रिसीव्ड एंड विल वर्क ऑन इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।